नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 24 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका पिलिंग बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल के बारे में है। पहले तो हम इस ड्रैगन फ्लाई का मतलब जान लेते हैं। ड्रैगन फ्लाई देखो एरियल प्रीडेटर इंसेक्ट है। एरियल का मतलब हवा में ऑपरेट करने वाला, प्रीडेटर का मतलब वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करता है, और इंसेक्ट का मतलब आपको पता है कीट। ड्रैगन फ्लाई जो है सामान्यतः फ्रेश वाटर हैबिटेट के आसपास मिलते हैं। सिग्निफिकेंस इनकी ये है, ड्रैगन फ्लाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर का काम करते हैं। बायो इंडिकेटर के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। आप बताइए बायो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। जैसा देखो नाम से ही जाहिर है, नाम में इंडिकेटर है तो कुछ ना कुछ इंडिकेट करते हैं। बायो इंडिकेटर क्या इंडिकेट करते हैं? किसी एरिया में इकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है इसको इंडिकेट करते हैं। आप एग्जांपल लीजिए एल्गी ब्लूम। अगर देखो लेक में एल्गी ब्लूम है तो इसका मतलब लेक में कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा है, यानी नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की मात्रा ज़्यादा है। इसी वजह से जो एल्गी का अमाउंट है लेक में एकदम से बढ़ गया है और इसे ही कहा जाता है एल्गी ब्लूम। तो एल्गी ब्लूम ने हमें बता दिया कि लेक में नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की मात्रा ज़्यादा है। उसी प्रकार से अगर किसी एरिया में लाइकेंस की मात्रा ज़्यादा है, मतलब उस एरिया में हवा काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो लाइकेंस का ज़्यादा होना ये हमें इंडिकेट करता है एयर क्वालिटी ख़राब है। ठीक इसी प्रकार से ड्रैगन फ्लाई जो हैं ये भी बायो इंडिकेटर का काम करते हैं। इनकी सहायता से इन्वायरमेंट में नेचुरल इकोसिस्टम की हेल्थ को एसेस किया जा सकता है। वैसे देखो ये जो ड्रैगन फ्लाई इंसेक्ट्स हैं ना, ये अच्छे होते हैं। अच्छे क्यों होते हैं? ये दूसरे हार्मफुल मॉस्किटोज और इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, तो किसानों को इनसे काफ़ी फ़ायदा भी होता है। उनको कम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और इनसे बदबू भी नहीं आती। अब बात करते हैं फेस्टिवल की। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल अपनी तरह का पहला यानी फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा केरला में, और इसको नाम दिया गया है थम्बी महोत्सवम 2020। ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया की स्टेट यूनिट के द्वारा और सोसाइटी फॉर ऑर्डोनेट स्टडीज़ के द्वारा मिलकर। ऑर्डोनेट एक प्रकार से ग्रुप है ड्रैगन फ्लाई जैसे इंसेक्ट्स का। इस ग्रुप में ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई, ये सब इंसेक्ट्स आते हैं। और ये जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होगा ये देखो नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का पार्ट होगा, जिसे ऑर्गेनाइज किया जाता है WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी के द्वारा मिलकर। इस नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल को कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, UNEP, UNDP, IUCN और सबसे लास्ट में सेंटर फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। एम क्या है? एम तो देखो इस प्रकार के फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करने का एक ही होता है, ड्रैगन फ्लाइज की इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूकता पैदा करना ताकि इनको कंजर्व किया जा सके। इस फेस्टिवल में ड्रैगन फ्लाई से संबंधित ट्रेनिंग रिसोर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, वेबिनार होगा, कंपटीशंस होंगे। मास्कोट जो है वो है पंटालू। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मास्कोट है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का। चलते हैं आगे। आगे जाने से पहले थोड़ा सा इस सोसाइटी के बारे में जान लीजिए। सोसाइटी फॉर ऑर्डोनेट स्टडीज़ ये नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम ये है पब्लिक को नॉलेज देना ऑर्डोनेट के बारे में। ऑर्डोनेट आपको पता ही है क्या है। ये वो ग्रुप है जिसमें ड्रैगन फ्लाई जैसे इंसेक्ट्स आते हैं, तो ऑर्डोनेट्स के बारे में जागरूकता पैदा करना ये मकसद है इस सोसाइटी का। ये सोसाइटी साइंटिफिक स्टडीज़ कंडक्ट करती है ताकि ऑर्डोनेट्स के अंदर जो इंसेक्ट्स आते हैं उनको कंजर्व किया जा सके, उनके हैबिटेट को कंजर्व किया जा सके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने थाईलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर 6th
राउंड टेबल ऑफ आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स को ऑर्गेनाइज किया। ये जो नेटवर्क है थिंक टैंक्स का, इस नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। उस समय 7वां आसियान इंडिया समिट ऑर्गेनाइज हुआ था थाईलैंड में, और उस मौके पर यह नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया था थिंक टैंक्स का। इस नेटवर्क में थिंक टैंक्स, पॉलिसी मेकर्स, सेकुलर्स, मीडिया, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब आते हैं, चर्चा करते हैं, ताकि अपने अपने देशों की गवर्नमेंट्स को पॉलिसी इनपुट्स प्रोवाइड किए जा सकें और कैसे फ्यूचर में कोऑपरेशन किया जा सकता है उससे संबंधित भी डायरेक्शंस दी जा सके, रिकमेंडेशंस दी जा सकें। और जैसा आपको पता है, ये 6th राउंड टेबल ऑफ आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा थाईलैंड की फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मिलके। थीम है आसियान इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन द पोस्ट कोविड ईरा। देखो, थीम के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, कोई बड़ी इवेंट है तो उसके बारे में थीम यूपीएससी पूछती है। यूपीएससी ने 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था कि 12th 5 ईयर प्लान की जो थीम है वो क्या है। तो 12th 5 ईयर प्लान तो देखो काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बजट की थीम यूपीएससी पूछ सकती है कि इस साल की बजट की थीम क्या है। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का आप एनालिसिस करोगे तो उससे ये पता लगता है कि छोटे मोटे इवेंट की तो थीम यूपीएससी नहीं पूछती है। और हमेशा की तरह मैं यही बोलना चाहूँगा कि देखो, पहले क्या हुआ है वो एनालिसिस तो हम कर सकते हैं, बट फ्यूचर में क्या होगा वो तो सिर्फ संभावनाओं के बेस पे है कि पास्ट में क्या हुआ है उसी के बेस पे हम संभावना जता सकते हैं। फिर आप टाइम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो चीज़ें। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल कम है तो आप पास्ट में जो पैटर्न है उसी के हिसाब से चल सकते हो, तो भी आप सेफ ही रहोगे। एकदम से पूरी तरह से यूपीएससी छोटे छोटे इवेंट्स की थीम पूछना स्टार्ट कर देगी, इसकी संभावना कम है। लेकिन आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आपका सब कुछ तैयार है और आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर आप इन छोटे छोटे इवेंट्स की भी थीम देख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल फ्लेवोनोइड्स के बारे में है। फ्लेवोनोइड्स के बारे में बेसिक डिटेल पहले हम जानते हैं, उसके बाद कंटेक्स्ट की बात करेंगे। फ्लेवोनोइड्स देखो बहुत काम की चीज़ हैं। ये ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उन फाइटोन्यूट्रिएंट्स में पॉलीफिनोल क्लास का पार्ट है फ्लेवोनोइड्स। इनसे देखो ट्यूबरक्लोसिस और चिकनगुनिया नहीं होता, इसीलिए मैंने बोला ये बहुत काम की चीज़ है। कैरोटीनोइड्स के साथ साथ जो फ्लेवोनोइड्स हैं, इनकी वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अलग अलग तरह के कलर आते हैं। पॉलीफिनोल्स को देखो ऐतिहासिक रूप से चाइनीज़ और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता रहा है, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। इसके अलावा ये फ्लेवोनोइड्स बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं, जलन नहीं होती और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है इनसे। अगर हमारी डाइट में फ्लेवोनोइड्स की मात्रा अच्छी है तो इससे काफ़ी तरह के जो डिजीज़ हैं वो दूर रहते हैं, जैसे हार्ट रिलेटेड डिजीज़, लिवर रिलेटेड डिजीज़, किडनी, ब्रेन और दूसरे इन्फेक्शियस डिजीज़। बट जैसा हमने डिस्कस किया, ये ऑलमोस्ट सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मिलते हैं। अभी तक आर्टिफिशियली लैब में इनको नहीं सिंथेसाइज किया गया था, लेकिन अब कंटेक्स्ट ये है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पहला आर्टिफिशियल रूट ढूंढ लिया है फ्लेवोनोइड्स मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने का। तो अब देखो सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा फ्लेवोनोइड्स को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सिंथेटिक रूट यानी आर्टिफिशियल रूट भी ढूंढा जा चुका है इन मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने का। अब सीजन पे भी डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, जिन फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स में फ्लेवोनोइड्स की मात्रा ज़्यादा होती है वो एक सीज़न में होंगे, दूसरे सीज़न में नहीं होंगे, तो इंतज़ार करना पड़ता था कि अगले सीज़न में उनसे फ्लेवोनोइड्स को प्राप्त किया जाए। लेकिन आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होंगे तो साल के किसी भी महीने, किसी भी दिन इनको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये पहली बार है कि साइंटिस्ट ने फ्लेवोनोइड्स मॉलिक्यूल्स जैसे रुगोसा फ्लेवोनोइड्स, पोडोकेर फ्लेवोन और आइसोफ्लोवन,
इनको लैब में प्रोड्यूस किया है आर्टिफिशियल ढंग से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फ्लेवोनॉइड्स के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से अगस्त के बीच में जिन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है इस प्रोग्राम के अंतर्गत, उनकी संख्या में 44% का इजाफा देखने को मिला है। तो इस प्रोग्राम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की स्कीम है, जिसे लॉन्च किया गया था 2008-2009 में। ये देखो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इस स्कीम का मकसद है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रमोट होगी? कोई अपनी फैक्ट्री खोलता है, अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट करता है, तो सरकार क्या करती है? लोन पे सब्सिडी देती है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहता है तो 20 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है, और सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से। और टोटल जितने का लोन लिया है उसका 35% तक सब्सिडी के तौर पे मिल सकता है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से इस प्रोग्राम के अंतर्गत। समझ गए? मतलब कोई भी इंडिविजुअल अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मान लीजिए उसे 10 लाख तक का लोन चाहिए, तो 10 लाख के लोन पर सरकार 35% यानी 3,50,000 की सब्सिडी दे देगी। लेकिन 1 करोड़ का लोन चाहिए उस इंडिविजुअल को, तो मैक्सिमम सिर्फ 25 लाख की सब्सिडी मिल सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वैसे 35%, लेकिन मैक्सिमम 25 लाख, और सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम 10 लाख। नेशनल लेवल पे नोडल एजेंसी है इस प्रोग्राम के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और स्टेट लेवल पे स्टेट KVIC डायरेक्टोरेट्स, स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स और बैंक्स। एलिजिबिलिटी की बात करें, काफ़ी समय से कुत्ता एक परेशान है, आपको आवाज़ आ रही होगी पीछे पीछे, ये देखो, है ना। खैर, एलिजिबिलिटी की बात करें, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज 18 साल से ऊपर है वो इस प्रोग्राम के तहत लोन इस्टेब्लिश कर सकता है अपनी माइक्रो एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या फिर जो इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड हैं, सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत प्रोडक्शन को, बहुत तेज़ हो गई आवाज़, है ना। खैर, कंप्लीट तो करना ही है, पता नहीं कब चुप होगा। प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आर एलिजिबल, ये भी एलिजिबल हैं। लेकिन देखो एक खास बात ये है, जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं या फिर वो यूनिट्स जिन्होंने गवर्नमेंट से किसी और प्रोग्राम के अंतर्गत सब्सिडी ले ली है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, वो एलिजिबल नहीं है इस प्रोग्राम के अंतर्गत लोन लेने के लिए, लोन पर सब्सिडी लेने के लिए। सिर्फ जो नई माइक्रो एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करना चाहता है ना, वही लोन ले सकते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार, इनको इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। देखो हमारे संविधान के आर्टिकल 324 से 329 के बीच में जो आर्टिकल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन की पावर्स, फंक्शंस, टेन्योर, एलिजिबिलिटी, इन सब से डील करते हैं। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स। इनकी संख्या इंक्रीज भी हो सकती है, मतलब अभी इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर हैं, टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं। बट इनकी संख्या इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। पहले सिर्फ इलेक्शन कमीशन में एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन 1989 में एक एक्ट आया, इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 1989। उसके बाद संख्या इंक्रीज हो गई, एक बार तो फिर से डिक्रीज कर दी गई थी संख्या, लेकिन अर्ली 1990s में इलेक्शन कमीशन में 3 इलेक्शन कमिश्नर होने लगे, और तब से लेके अभी तक इलेक्शन कमीशन में 3 ही इलेक्शन कमिश्नर हैं। अर्ली 1990s में क्या हुआ था, मतलब इसके पीछे एक पॉलिटिक्स थी, TN सेसान देखो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव
या फिर आप कह सकते हो एक्टिविस्ट इलेक्शन कमिश्नर थे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन कमीशन में 2 और इलेक्शन कमिश्नर ऐड कर दिए गए। तो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स थी। ये एक लंबी स्टोरी है कि शुरू में 3 कर दिए गए थे, फिर 1 किया, फिर से 3 कर दिए गए थे, और तब से लेके अभी तक इलेक्शन कमीशन में 3 ही इलेक्शन कमिश्नर हैं। और देखो एक खास बात, 3 जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी के पास स्पेशल पावर होती हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को कोई फैसला लेना होता हो तो मेजॉरिटी वोट से लिया जाता है। मेजॉरिटी जिस साइड में होगी वही फैसला लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास अलग से कोई पावर नहीं है कि उनके पास कोई कास्टिंग वोट हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और एक और जिस पे क्वेश्चन बनता है वो ये है, देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर हटाना हो तो मेथड ठीक वही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, बट बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना हो तो उनके लिए मेथड सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहां पे नीचे देखो, प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव कर सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशंस के बाद। समझ गए? तो हटाने का क्राइटेरिया अलग है, ये बात आप याद रखिएगा। एक और बात आपको बताता हूं, 2008-9 में क्या हुआ था, उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एन गोपाल स्वामी, और इलेक्शन कमीशन में एक इलेक्शन कमिश्नर थे नवीन चावला। तो एन गोपाल स्वामी ने रेकमेंड कर दिया कि दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं नवीन चावला, इनको हटा दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया था कि भैया सिर्फ आपकी रिकमेंडेशन पे नहीं हटाया जा सकता, आपसे पूछना होगा। मतलब यहां पे जो ये बात लिखी गई है ना, कैन रिमूव द इलेक्शन कमिश्नर्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना पूछे रिकमेंडेशन दे दो कि इनको हटा दो और सरकार हटा देगी, मतलब प्रेसिडेंट हटा देंगे। आपसे पूछा जाएगा, सरकार की मर्जी है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आप अपने आप से नहीं डिसाइड कर सकते कि अब इन्हें हटा देना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था। तो ये मेन बातें हैं जिन पर क्वेश्चन बनता है। बाकी तो देखो ये सिंपल चीज़ें हैं। कार्यकाल इलेक्शन कमिश्नर का होता है 6 साल का या फिर 65 साल की उम्र, दोनों में से जल्दी जो भी अचीव हो जाए कार्यकाल ख़त्म हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज के डिस्कशन के जो ट्रू फॉल्स हैं वो हम कल के डिस्कशन में देखेंगे। फिलहाल आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।